हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ की दोनों शिफ्ट की रीजनिंग का, और साथ ही में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने हर चैप्टर को किस अप्रोच के साथ करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो डिस्टेंस डायरेक्शन टॉपिक में से हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि पैराग्राफ बेस था। एक होता है कोडेड वाला, एक होता है पैराग्राफ बेस। ये इस एग्ज़ाम में आया था पैराग्राफ वाला, और वो कैसा था, वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट और ट्रिकी क्यों कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा दिए हुए थे। इस वाले क्वेश्चन में जो आया था हमारे एसओ के एग्ज़ाम में, उसमें नंबर बहुत ज़्यादा दिए हुए थे कि 6 मीटर चला, 7 मीटर चला। इसीलिए वो डायग्राम बनाने में एक तो बच्चों को टाइम लगा। ठीक है, और एक उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो डायरेक्ट नहीं दिए हुए थे, उसमें कभी मिड पॉइंट का डिस्कशन हो रहा था, कभी कुछ। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग में कि डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस वो सीधे नहीं देगा, वो आपसे स्टेटमेंट में, डायग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस करवाएगा ही करवाएगा। उसी तरह ये क्वेश्चन रहा था। अगर मैं 2023 का बात करूँ ना, 2023 में डिस्टेंस डायरेक्शन एक ऐसा आया था जिसके तीनों के तीनों क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी दिए हुए थे ना, डायग्राम तो बच्चों ने बहुत आसानी से बना दी थी। 70% बच्चों से वो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट हुए थे पूरी डायग्राम बनाने के बाद भी। तो मैं कह सकती हूँ कि डिस्टेंस डायरेक्शन जो टॉपिक था वो मॉडरेट साइड पे रहा था। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हमें ए दे देता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज 6 दे दिया, फिर बी, फिर वो हमें इधर मूव करने के लिए कहता है 3। बट जब आगे वो कहता है ना कि सी से डी तक 4 का गैप है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर तो 4 लिख देते हैं, बट वो यहाँ पर वो 4 और यहाँ पर 2 नहीं करते, इसको 6 ही रहने देते हैं। फिर जब डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो अब उन्हें पता नहीं लगता कि कौन सी डायरेक्शन में है, जो भी आपको पता ही है कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप जब क्वेश्चन करते हो ना, तो ये वाली डिविजन्स करने की हैबिट आपको डालनी चाहिए, चाहे इसमें फ़ायदा हो आगे क्वेश्चन में ना हो। बट जब आप कोई भी क्वेश्चन करो ना डिस्टेंस डायरेक्शन का, आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ पे 4 दे दिया तो तुरंत से बेटा आपने इस 6 को 4 और 2 में कट कर देना है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करके देखना, बहुत इजीली क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको ब्लड रिलेशन का बताती हूँ कैसा रहा। तो ब्लड रिलेशन भी 4 मार्क्स का देखने को मिला था, जो कि पैराग्राफ बेस था। ये भी मॉडरेट टू हार्ड रहा था। बहुत बच्चे इवन ऐसा भी कह रहे थे, शायद उनको ये लगा कि ब्लड रिलेशन गलत आ गया, इतना टफ लगा है बच्चों को एग्जाम में ब्लड रिलेशन। मैंने आपको ये बात बोली भी हुई है, ब्लड रिलेशन को हमेशा एंड पे ही करना है, क्योंकि ये ट्रिकी रहता ही रहता है। इसमें इफ़ वाले केसेस बहुत देखने को मिले थे क्वेश्चन में। इफ़ वाले कौन से, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे डायग्राम तो बनवा दी थी आपसे क्वेश्चन ने, ठीक है, क्वेश्चंस आए थे उस पे बेस, उसमें बोला हुआ था कंडीशनल बेस कि इफ़ अगर इसकी वाइफ ये है, इफ़ अगर इसका सन ये है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आए थे ना, वो इफ़ वाले ही आए थे। अब आपने ब्लड रिलेशन को प्रैक्टिस कैसे करना है, आप देखो कि आप क्या करते हो और करना कैसे है। जब भी कोई भी आप में से ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस करता होगा, तो ऐसा होता है ना, फर्स्ट लाइन में उसने हमें ए और सी का क्लू दे दिया। फिर ऐसा होता है 2 लाइन उसने ए और सी का कोई क्लू ही नहीं दिया। फिर उसके बाद 4th लाइन में उसने सी से रिलेटेड कोई क्लू दिया। तो हर कोई बच्चा क्या करता है, पहले ये ड्रॉ कर लेता है, उसके बाद सीधा इधर जंप कर देता है। ये बीच वाली 2 लाइनों को वो छोड़ना पसंद करता है हर कोई। ठीक है, तो वो सीधा इधर जंप करने लग जाता है। बट इससे आप और उलझते हो, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है क्लूज़ को ढूंढने में कि इसके साथ कौन सा रिलेट कर रहा है, पहले मैं वो बनाऊंगा, फिर इसके साथ कौन सा रिलेट करना है। पर करना ऐसे नहीं होता, इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है मैं बताती हूँ। तो लेट्स सपोज आपने फर्स्ट वाली लाइन पढ़ी, उसमें उसने ए और सी का कुछ दे दिया, ठीक है। फिर आपने सेकंड वाली लाइन पढ़ी, उसमें उसने बी और डी का कुछ दे दिया। तो आपको ये लाइन भी पढ़ के ये चीज़ अपनी नोटबुक पे उतारनी है। आपको एक साइड ए और सी का जो भी दिया करते जाना है, फिर बी और डी का करते जाना है। अल्टीमेटली पजल की तरह आप पूरे के पूरे क्लूज़ को नोटबुक पे उतार लेना है। फिर देखो पजल में क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं ना, इसमें तो हमारी एक ही डायग्राम बनेगी। आप क्या ही पॉसिबिलिटी बना दोगे,
पॉसिबिलिटी इसमें थोड़ी सी रहती है सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ वाले केस में, बट जब आप ये सारे क्लूज़ को नोटबुक पे उतार लोगे तो आपकी वो पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। आप खुद सोचो, जब सारे क्लूज़ ऐसे करके उतारे पड़े होंगे तब देखना बहुत आसान हो जाएगा कि एक ही डायग्राम बनेगी, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, 7 पर्सन है ऐसे करके हैं, आप सारा कुछ जल्दी जल्दी कनेक्ट कर दोगे। समझ रहे हो ना? जो बट आप क्लूज ढूंढने लग जाते हो ना, उसमें आप मार खा जाते हो, फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो मैं जैसे करती हूँ वैसे ही बता रही हूँ, सारा कुछ उतार लो, फिर देखो मेरे कहने पे आप ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ डिस्टेंस डायरेक्शन का और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तो देखो मेरे तो बनते हैं ऐसे करके, मेरे तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपके भी ऐसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें इतनी टफ नहीं लगेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ नेक्स्ट क्या क्या रहा। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिला था कोडिंग डिकोडिंग, जो कि 2 मार्क्स का था, जिसमें जो पैटर्न आया था वो ट्रेडिशनल आया था। ट्रेडिशनल कौन सा? जो लेटर बेस वाला होता है। अभी तो चाइनीज़ कोडिंग ही चल रही है ना, बट इस वाले एग्ज़ाम में आया था, एसओ के एग्ज़ाम में लेटर बेस वाले क्वेश्चंस आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट रहे थे। अब इस चैप्टर के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस चैप्टर के लिए सबसे पहले तो आपको पोजीशनिंग आनी चाहिए ए से लेके जेड तक की, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स की, कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा सेकंड पे, एंड सो ऑन। देन आपको अपोजिट वाले अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, जैसे ए के अपोजिट है जेड, बी के अपोजिट है वाई, सी के अपोजिट है एक्स, सिमिलरली डी के अपोजिट है डब्ल्यू। ये सारा कुछ आपकी टिप्स पे होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अभी देखो जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन आया, अगर जैसे ए बी सी डी ई ऐसे दिया हुआ, एफ जी एच आई जे ऐसे दिया हुआ, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई, ठीक है, आप इनको अपनी रफ शीट पे उतारो ना उतारो, आपने इनको कैसे उतारना है? आपने ऐसे उतारना है 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10, आपने ये नंबर्स को उतारना है अपनी रफ नोटबुक पे। ठीक है, आपने ये वाली चीज़ नहीं उतारनी। अगर आपको लगे कि इससे भी आपका कुछ नहीं हो रहा, ये तो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, फिर आपने अपोजिट वाले को उतारना है। तो अल्टीमेटली जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखो ना, ये वाली चीज़ें देखते हुए एकदम से आपके दिमाग में ये नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी, जैसे ऐसे आ जाए ए बी सी डी ई, बेटा ऐसे आ जाए, ठीक है, उसके बाद वो आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट्स देने शुरू कर दे, जैसे जेड, समझ रही हो ना, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, ऐसे करके आपको ये देखती पता लग जाना चाहिए कि ये तो अपोजिट है। ठीक है, बट नोटबुक पे आपने इस चीज़ को ऐसे अल्फ़ाबेट्स को नंबर के तौर पे उतारना है। ऐसे इनकी प्रैक्टिस करके देखो। चाइनीज़ कोडिंग नहीं आई थी इसमें लेटर बेस वाले ही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस का, जो कि बहुत इजी आए थे। अब इनइक्वालिटी को करने का ना सबका अपना तरीका है, चाहे वो सिंगल कॉमा हो, डबल हो, ट्रिपल हो। ठीक है, हर कोई अपने तरीके से करता है। कोई तो पहले पूरा उसको डिकोड करता है, पूरा बनाता है अपनी रफ शीट पे, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड देख के करता है, कोई किस तरीके से करता है। इसमें जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आइदर और का कॉन्सेप्ट है। बस आपको इस चैप्टर में आइदर और पे कमांड करनी है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन इसमें हो ही जाते हैं और ये एग्ज़ाम्स में आता भी इजी लेवल का है। ठीक है, देन हमारे पास आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक क्वेश्चन का पैटर्न लिखा हुआ है, अभी मुझे एक ही पता लगा है, वो मैंने लिख दिया, आप ये पढ़ लेना। आपको अब इसमें क्या करना चाहिए, आपकी इस चैप्टर में कमांड सबसे ज़्यादा लैंग्वेज पे होनी चाहिए, कि आपको डिकोड करना आना चाहिए कि वो आपको क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे प्रोसीड पूछ रहा है, सक्सीड पूछ रहा है, सिंबल के आगे पीछे क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो सब आपको आना चाहिए। और आपको काउंट जल्दी करना आना चाहिए। जैसे कोई भी स्टेटमेंट दी हो, लेट्स सपोज 25 वर्ड्स की, जैसे सिंबल, नंबर, इवन, ऑड सारा कुछ दिया होता है ना, वो लेफ़्ट राइट पूछ ले, तो आप ये नहीं कि एक एक करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे काउंट कर रहे हो, आपको पेयर्स में काउंट करना है। 3 और 3 6, फिर 9 हो गए, 10th मुझे चाहिए, ऐसे
आपकी स्पीड भी मैटर करती है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा, बट उससे भी ज़्यादा आपकी कमांड मैटर करती है लैंग्वेज पे, कि आप कितने अच्छे तरीके से अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ को समझ पा रहे हो। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी ऑलरेडी, फिर ही आप इसको जल्दी करोगे ना एग्ज़ाम में जाके। अगर आप धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ने बैठ गए ऐसे ऐसे करके, फिर कैसे होगा। आपको इतनी इस पे कमांड आपकी इतनी इस पे कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता लग जाए कि ये तो यही पूछ रहा है और वो आप कर दो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि उसने लिखा हो इवन नंबर, बीच में सिंबल और ओड, ठीक है, और वो हमें कह दे कि कौन से सिंबल ऐसे हैं जिनके आगे इवन नंबर आ रहा है और जिनके पीछे आ रहा है ओड नंबर। तो ये अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें कि ये करोगे कि हर कोई, बहुत बच्चे 50% बच्चे इसमें क्या करेंगे कि वो इवन नंबर को ढूंढेंगे, इवन नंबर को अपना टारगेट बनाएंगे, फिर देखेंगे इवन के बाद सिंबल है और सिंबल के बाद ऑड है, जो कि बहुत गलत मेथड है। आपने क्या करना है, आपने सिंबल को टारगेट बनाना है। देखो हमें सिंबल कितनी जल्दी मिल जाते हैं, जो 25 एलिमेंट्स की एक स्टेटमेंट एक लाइन होगी उसमें हमें सिंबल कितनी जल्दी मिलता है। आपने ये देखना है सिंबल के आगे इवन है, अगर तो सिंबल के आगे इवन नहीं है तो ऑड देखने का क्या ही फायदा जब इवन ही नहीं है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, तो वो तो कैंसिल हो गया। अगर सिंबल के आगे इवन है तो चेक कर लो ऑड है या नहीं, तो वो आपका एक बन गया, फिर आगे देखो ऐसे ही। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप टारगेट किसको बना रहे हो, आप टारगेट इवन नंबर को बना रहे हो या टारगेट सिंबल को बना रहे हो। ठीक है, और कोई जो बच्चा पेपर क्लियर करता है वो आपसे अलग थोड़ी होता है, आपके जैसा ही वो बच्चा होता है, बस उसकी अप्रोचेस मैटर कर जाती हैं कि वो किस अप्रोच से क्वेश्चन को हैंडल करता है। मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ पजल और सिटिंग में क्या रहा। हमारे पास जो पजल देखने को मिली थी उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि फ्लोर या डे बेस थी। 8 लोग थे उसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए थे वेरिएबल में, जैसे फिलोसफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, जैसे एक तो उन्होंने दिया होगा ABCDEFGH ऐसे करके, और एक उसमें वेरिएबल दिया हुआ था सब्जेक्ट्स का, जो कि ईजी टू मॉडरेट लेवल की थी। और डे बेस वाली तो मैंने आपको करवाई थी एसओ की। ठीक है, फ्लोर और डे सेम ही होता है। फ्लोर में जब फ्लैट ना दिया हो, अकेला फ्लोर दिया हो। पजल में आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना होता है, पजल में आपको ये ध्यान देना होता है कि आप इतने ज़्यादा पजल में मैच्योर हो जाओ कि आपको ये पता लग जाए कि मैंने इस क्लू के साथ, पहले क्लू के साथ कौन सा क्लू जोड़ना है। आपको क्लूज़ को लिंक करना आना चाहिए, सबसे मेन ये है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3, 4 एंड सो ऑन ऐसे क्लूज़ दिए होते हैं, उनको यही नहीं पता लगता मैं इसको 2 के साथ जोड़ूं, 3 के साथ जोड़ूं या इसको 4 के साथ जोड़ूं। बस इसमें और कोई भी बात नहीं होती। जिस बच्चे को क्लूज़ को कनेक्ट करना आ गया ना, उसकी पजल बनने लग गई। मैंने आपको बताया था, मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने क्या फोकस किया था कि अब हम यहाँ से इस क्लू पे जाएंगे, इससे इस क्लू पे जाएंगे। ऐसे करते करते आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन से क्लूज़ को कनेक्ट करना है। और जो मैंने आपको बताया था F के ऊपर C के नीचे, ये सारी ट्रिक्स ही तो मैटर करती हैं। और क्या ही होता है पजल में, ये सारी अप्रोच बेसिकली हर किसी चैप्टर में, हर एक सिंगल क्वेश्चन में आपकी अप्रोच मैटर करती है कि आप उसको किस अप्रोच के साथ कर रहे हो। और मैं ये सच कह रही हूँ, जितने इजी चैप्टर पजल और सिटिंग है ना, उससे इजी चैप्टर तो कोई और है ही नहीं। इसमें सारे क्वेश्चन एक सरीके। करना क्या होता है, बस वो डायग्राम बनाओ, पॉसिबिलिटीज़ कट करो, आगे आंसर। आई एम श्योर बहुत बच्चे एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज काफ़ी बच्चों से पजल और सिटिंग नहीं बनी। जितनी जल्दी हो सकता है मैं पजल की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, आपको बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का करवाऊँगी। आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी किसी भी एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो आपने क्लूज़ को कनेक्ट करना सीखना है। अब जो दूसरी पजल आई थी वो बॉक्स बेस आई थी। अब बॉक्स बेस में बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स बेस में हर कोई क्या करता है कि इंडिपेंडेंट चलो, हमें नंबरिंग ही नहीं दी हुई। तो जब हम इंडिपेंडेंट चलने लगते हैं ना, जैसे 8 दिए हैं ऐसे करके, तो हमें पता ही नहीं लगता कि किसको कहाँ प्लेस करें। ये तो मैंने ऐसे बना दिए, लोग तो ये भी नहीं बनाने देते, ऐसे कहते हैं जैसे EFG ऐसे करके इंडिपेंडेंट चलो। बट ये वाली अप्रोचेस से क्वेश्चन ये कभी बॉक्स बेस वाला होता ही नहीं है। इसके लिए हमें एक अलग अप्रोच को फॉलो करना पड़ता ही है। आप ऐसे इंडिपेंडेंट चल के ये बॉक्स बेस वाले क्वेश्चन कभी टैकल कर ही नहीं सकते, उसकी एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच है।
ठीक है, मैं आपको सारी पजल में बताऊंगी कि बॉक्स बेस वाले पजल को आपने कैसे करना है। बहुत इजी है बॉक्स बेस वाली पजल तो। इंडिपेंडेंट चलते हुए भी मैं आपको भी बता देती हूँ, इंडिपेंडेंट चलते हुए भी आपने नंबरिंग कर लेनी है और उस नंबरिंग के हिसाब से क्लूज को रखना स्टार्ट कर देना है। इंडिपेंडेंट चलते हुए भी आपने नंबरिंग कर लेनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके हिसाब से आपने क्लूज को रखना स्टार्ट कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पूरा तो नहीं समझा सकती कि कैसे रखना है, जब भी पजल में मैं बॉक्स बेस वाला करवाऊंगी आप तब बहुत आसानी से समझ जाओगी। और फिर इसमें आया हुआ था स्टेशनरी वाला वेरिएबल, जिसमें पेन पेपर बुक्स ऐसे करके दिया हुआ था। ये बॉक्स बेस वाली पजल अक्सर बच्चों को लगती ही है हार्ड, ये आई भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे ही हुई थी। ठीक है, काफ़ी बच्चों से ये नहीं बनी थी पजल। अभी सिटिंग अरेंजमेंट का देखते हैं क्या आया था। सिटिंग अरेंजमेंट से भी हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर बेस्ड आई हुई थी और बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट थी उसमें। बाई डायरेक्शनल कैसे कि 4 लोग अंदर देख रहे थे, 4 लोग बाहर देख रहे थे। जो लोग कॉर्नर पे बैठे हुए थे वो सेंटर देख रहे थे, मिडल पे बैठे हुए आउटसाइड देख रहे थे। और लैंग्वेज दिया हुआ था इसमें वेरिएबल में, ये अकेला नहीं आया था कि विदाउट वेरिएबल, इसमें वेरिएबल दिया हुआ था और ये मॉडरेट टू हार्ड था। जब हम अकेला ऐसे स्क्वायर करते हैं विदाउट वेरिएबल वो इजी रहता है, बट जब स्क्वायर में वेरिएबल ऐड हो जाता है वो हार्ड वाली साइड पे चला जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आपने इसमें बस सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है हाउ टू फैच डायरेक्शंस, कि मुझे डायरेक्शंस को कैसे फैच करना है। अभी आप मेरी बात सुनो, एक तो बच्चा इसमें क्या करता है, जब डायग्राम बनाता है ना ऐसे धीरे 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 पहले ऐसे पूरी बनाएगा, फिर देन उसको सजाता है कि कॉर्नर वाले को सेंटर दिखाएगा, इसको ऐसे बाहर। इतना टाइम तो आप यहीं पे वेस्ट कर देते हो अपनी डायग्राम को बनाने में, इतना टाइम तो आपका यहीं गया। फिर उसके बाद आपकी इतनी ज़्यादा कमांड होनी चाहिए ना डायरेक्शंस पे कि आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर कोई इसके यहाँ पे बैठा है ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे बैठा है तो ये राइट है ये लेफ्ट है, अगर कोई यहाँ पे बैठा है तो ये राइट है ये लेफ्ट है। पहले तो बच्चों को ये चीज़ ही नहीं पता लगती। आप बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करो ना, पहले आप इन चीज़ों पर तो कमांड बनाओ। जब आप इन चीज़ों पे कमांड बनाओगे फिर आप नॉर्मल क्वेश्चंस करोगे विदाउट वेरिएबल वाले, जो उनको भी आपको पहले स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। फिर जब आपकी उनमें स्पीड इंक्रीज होगी देन आप वेरिएबल पे मूव करो ना। बट आपको क्लासेस में क्या करवाया जाता है, सीधा वेरिएबल वाले, चलो एसओ में ये आते हैं तो सीधा ये। आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप लोग भी कैसे करोगे इतना कुछ। बट आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू फैच डायरेक्शंस। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको डायरेक्शंस एकदम से पता लगनी चाहिए। ठीक है, फिर एक और सेट आया था सिटिंग अरेंजमेंट का 5 मार्क्स का, जो कि लीनियर रो बेस था। इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए थे, पर्सन थे शायद 13। अनसर्टेन मतलब जब हमें पता नहीं होता, क्वेश्चन हमें नहीं बताता कितने पीपल बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल था जिसमें सम लोग साउथ देख रहे थे सम लोग नॉर्थ देख रहे थे। जो लोग साउथ देख रहे थे वो नंबर में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ देखने वाले, नॉर्थ देखने वाले कम थे। ये भी मॉडरेट टू हार्ड था। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर रो का क्वेश्चन होता है स्पेशली सम साउथ और सम नॉर्थ वाला, वो पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ बनाता है। कैसे, अगर कोई हमें कह दे कि एफ थर्ड राइट पे बैठा है सी की, तो आप कैसे बनाओगे, आपको तो पता ही नहीं नॉर्थ और साउथ। सी बनाया, पहले केस में आपने उसको नॉर्थ लेना है और दूसरे केस में आपने उसको साउथ दिखाना है। अब मैंने क्या बोला था, एफ थर्ड राइट पे बैठा है सी की, तो गैप ऑफ 2 एफ इधर आएगा, गैप ऑफ 2 एफ इधर आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसने आपको दे दिया कि एफ के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है बी। ध्यान से सुनो, एफ के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है बी। अब आपको ये तो पता नहीं एफ नॉर्थ देख रहा है कि या साउथ, आप उसको लेफ्ट राइट पे कैसे बना दोगे बी को। तो इसमें भी हमारी एक और पॉसिबिलिटी निकल के आ गई ना। देखो, ये तो हमारी डायग्राम है ही, यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं। व्हाट इफ जो एफ है वो नॉर्थ देख रहा हो, तो समझ रहे हो ना, सेकंड लेफ्ट पे बी बैठ गया इधर, साउथ देख रहा हो तो सेकंड लेफ्ट पे बैठ गया इधर। यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ निकली, अब यहाँ से 2 निकलेंगी। तो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस की नीड है क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी। बट इसमें एक बात और है कि जितनी जल्दी लीनियर रो वाले
सम साउथ और सम नॉर्थ वाले क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं ना, उससे भी ज़्यादा जल्दी पॉसिबिलिटीज़ कट हो जाती हैं। तो आपको बेसिकली लीनियर रो सम साउथ और सम नॉर्थ वाले क्वेश्चन में स्पीड पे बहुत ध्यान देना है। स्पीड ही मैटर करती है लीनियर रो वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और हमारे पास डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए थे 5, जो कि बहुत बहुत मैच्योर टॉपिक है और मैं मानती हूँ ये तो बहुत इजी है। बट इजी किनके लिए है? जिनके बाकी सारे चैप्टर क्लियर हैं उनके लिए इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट काम देगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे? कोडिंग डिकोडिंग का आया था, एक ब्लड रिलेशन पे आया था, एक लीनियर रो का आया था, एक पैरेलल रो का आया था जिसमें 4 लोग नॉर्थ और 4 लोग साउथ देख रहे थे। ये क्वेश्चंस थे मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि किसी में 2 स्टेटमेंट दे रखी थी इन्होंने, किसी में 3 दे रखी थी, ठीक है। अब इस वाले टॉपिक को करने के लिए ना आपको पिछले टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली ये टॉपिक आपका आराम से हो जाएगा। जो चीज़ें इसके कंक्लूजन्स में देखनी होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे हमारे पास ABCD ऐसे कंक्लूजन दिए होते हैं। इसमें हमें 1-2 ऐसे स्टेटमेंट्स को ना पहले इंडिपेंडेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें C वाला ऑप्शन क्या दिया होता है, व्हाट इफ़ अलोन A एंड अलोन B फॉलो। तो हमें पहले इनको इंडिपेंडेंट अलग अलग देखना पड़ता है, फिर हमें इनको मर्ज करना पड़ता है अगर किसी से आंसर ना आए। अगर दोनों से भी आंसर ना आए तो डू नॉट सफिशिएंट टुगेदर वाला आंसर बन जाता है। तो इसमें आपको जो काम करना है वो इन क्वेश्चंस पे नहीं करना होता, वो तो अगर आप पीछे सारे चैप्टर कराए तो आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो भी खेल होता है ना वो इन 5 कंक्लूजन्स को समझने का ही होता है। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने से पहले आप अपने पीछे वाले जो ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, फिर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर हमारे पास आया था इनपुट आउटपुट, जो कि 4 मार्क्स का था, जिसमें ये वाला लॉजिक बन रहा था, पढ़ लेना। मोर देन 60% बच्चे पहले तो इस टॉपिक को करते ही नहीं है, ठीक है, नहीं करते हैं, क्योंकि चलो इस एग्ज़ाम में ये थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे आ गया, अदरवाइज़ ये अकेला हार्ड लेवल पे ही आता है सारे के सारे एग्ज़ाम्स में। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें कोई और चीज़ टफ दे दी, ये हमें इजी दे दिया, बट मोस्टली ये हार्ड ही रहता है। तो मैंने तो कहा था अगर आपने ये वाला टॉपिक और अगर ये वाला टॉपिक नहीं करना तो रहने दो, इन दोनों तक तो बहुत बच्चे इवन पहुँचे ही नहीं होंगे। जब एनालिसिस सुनने को आपको किसी और जगह भी मिला होगा, बच्चे कह रहे होंगे लॉजिकल रीजनिंग तो हमने पढ़ी नहीं, क्या आई थी ना, उनको पता था। इवन बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता था इनपुट आउटपुट का क्या आया, आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये ऑप्शनल रहता है, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, बस इसमें आपको लॉजिक को फेच करना आना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक बनता है। ये चैप्टर बहुत 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 प्रैक्टिस की डिमांड करता है। बस इसमें ये केस होता है आप छोड़ दो और एकदम ईजी आ जाए, एकदम ही इजी आ जाए, फिर तो आपके 4 या 5 नंबर गए ना। और अगर आप कर लो और हार्ड आ जाए फिर तो हमारे नंबर गए ही गए। तो ये आपकी मर्जी है इस चैप्टर को करना नहीं करना, बट हम तो सारे चैप्टर ही करेंगे एक बार, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। मोस्टली क्वेश्चन आए हुए थे इन्फरेंस और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस, जिसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। इस टॉपिक को करने के लिए एक तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपको जो भी यहाँ पे केसेस दिए होते हैं, ठीक है, उनको इमेजिन करना आना चाहिए कि व्हाट इफ़ ये हो गया तो अगर मैं होता तो कैसे करता। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि अगर इस केस में मैं होता तो क्या मैं ऐसे करता, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें काम आएंगी। सबसे पहली आपको रीडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, रीडिंग और समझने की पावर की, जो लिखा है आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस जो मैंने आपको बता दी। फर्स्ट शिफ्ट में हमें स्लॉग्स देखने को नहीं मिला, जो कि काफ़ी इजी रहता है और बच्चों की अच्छी उस पर प्रैक्टिस भी होती है, बट वो सेकंड शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया। बहुत बच्चे ऐसे कह भी रहे हैं और आप सबको भी पता है, लग रहा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट बहुत बहुत टफ आई थी एज़ कम्पेयर टू सेकंड शिफ्ट। देखो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को फर्स्ट शिफ्ट तो टफ लगी, जो लगनी थी क्योंकि आई भी थी। सेकंड शिफ्ट वालों को सेकंड शिफ्ट भी टफ लगी होगी, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैं भी यही कहूँगी कि फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी टफ साइड पे रही है एज़ कम्पेयर टू सेकंड।
तो आप सबने प्रैक्टिस अब करनी है तो फर्स्ट शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए करनी है सारी की सारी, ठीक है। आपको फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही मॉक लगाने हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, किसको मेंस की तैयारी करनी है नहीं करनी, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको भी मेंस नहीं देना, आप केवल एसओ वाले हो जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ या अच्छा बहुत हुआ है, आपके लिए वो वीडियो बहुत काम आएगी। उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है, वो आपको वीडियो एक रास्ता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। अभी हम सेकेंड शिफ्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में हमें सीटिंग अरेंजमेंट के 3 सेट देखने को मिले थे एज कम्पेयर टू पजल जिसका एक ही सेट हमें देखने को मिला था। हमें सीटिंग अरेंजमेंट में 5 क्वेश्चन आए थे और वो सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड था, जैसे सर्कल में लोग बैठे होते हैं। 8 लोग थे, सारे के सारे इनसाइड देख रहे थे और वेरिएबल में सिटीज़ दी हुई थी, डिफरेंट सिटीज़ दी हुई थी। इसमें वेरिएबल था, ये नहीं कि वेरिएबल के बिना आ जाएगा। अगर वेरिएबल के बिना यहाँ तक आ जाता फिर तो क्लर्क का ही क्वेश्चन रह जाता, फिर एसओ का कैसे बनता। तो सिटीज दी हुई थी वेरिएबल में जो कि इजी टू मॉडरेट था। ऑल फेसिंग इनसाइड वाला ना इजी रहता है, इसमें भी पूरे के पूरे सीटिंग अरेंजमेंट में ही आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। चलो ये तो सिंगल डायरेक्शन था तो इजी था, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे रखना है कि आपको डायरेक्शंस की पूरी समझ हो। एक तो होता है कि आप डायरेक्शंस फेच कर लेते हो, एक होता है आप तुरंत डायरेक्शन फेच कर लेते हो, फ़र्क है ना। एक आपको टाइम लगता है, एक आपको देखते ही पता लग जाता है। बस वो चीज़ ही आपका पेपर क्लियर करवाती है। फिर हमारे पास आता है पैरेलल रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, 14 लोग बैठे थे, कोई भी वेरिएबल नहीं था इसमें। ये भी इजी टू मॉडरेट वाली साइड पे ही था। अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि पैरेलल रो के केस में आपने क्या ध्यान रखना है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं बताएगा। जब आप पैरेलल रो ड्रॉ करते हो तो हर कोई कैसे करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कर दी। और फिर हमें लोग दिए होते हैं यहाँ पे बिठाने के लिए। लेट्स सपोज 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग इधर बैठे हैं। फिर हमें दिया होता है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये वाले लोग नॉर्थ देख रहे हैं और ये वाले लोग साउथ देख रहे हैं। तो आप सब क्या करते हो, सभी ऐसे करते हैं, है ना। आप पहले ऐसे करके एरो बनाते हो कि ऐसे देख रहे हैं, फिर आप ऐसे करके एरो बनाते हो कि ये नीचे देख रहे हैं। बट मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ आपने कैसे करना है। जब तक मैं ये वाला टॉपिक नहीं करवाती आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता है कि ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ लिख दो साइड पे कि ये वाले लोग लेफ़्ट पे बैठे हैं, ये वाले राइट पे, और सिमिलरली ऐसे लिख दो ये लेफ़्ट है ये राइट। बस आपको इससे बहुत 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 फ़ायदा मिल जाएगा। मुझे पता है कि मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे क्वेश्चन कैसे जल्दी होते हैं। देखो ये लेफ़्ट पे है, आप इसको ऐसे ही तो बनाओगे ना, ऐसे। तो ये क्या हुआ इसका लेफ़्ट और ये क्या हुआ इसका राइट, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे एरो की बात करूँ तो ये क्या हुआ इसका लेफ़्ट और ये क्या हुआ इसका राइट। अब अगर इसकी बात करें, ये क्या हुआ इसका लेफ़्ट और ये क्या हुआ इसका राइट, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करने की कोशिश करनी है कि आप सारे के सारे यहाँ पे लेफ़्ट राइट लिख दो कि आपको फिर दिक्कत ना हो। कि मैं ऐसे करती हूँ, लेफ़्ट लिख दिया, राइट लिख दिया, लेफ़्ट लिख दिया, राइट लिख दिया, और चाहे इसकी 10 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएं, बट लिखना आपने एक ही केस में है। आपके वो एक केस से ही सारे इतनी जल्दी जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसमें ये काम कर सकते हो जो कि बहुत फ़ायदा देगा। बट अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो करके दिखा नहीं सकती, अभी मैं एसबीआई क्लर्क के मॉक दूंगी, वहाँ पे आप देख लेना मैं कैसे करती हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट से हमारे पास लीनियर रो बेस्ड अरेंजमेंट जिसमें सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे। 8 लोग दिए हुए थे, यानी कि ये सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दिए हुए थे इसमें, और इसमें वेरिएबल दिया हुआ था सिटीज़ का। सिटीज़ दी हुई थी वेरिएबल में जो कि इजी टू मॉडरेट था, और इसके भी 5 क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें भी आपने क्या करना है, जब सिंगल डायरेक्शन लीनियर रो अरेंजमेंट हो तब आपने क्या करना है, सुनो। ऐसे ऐसे करके आप लोगों को बिठाते होगे, 8 जैसे दिए हुए हैं, ठीक। ये नॉर्थ देख रहे हैं सारे के सारे। तब आपने क्या करना है,
आपने इस वाले एंड को लेफ़्ट लिखना है और इस वाले एंड को राइट लिखना है। बस आपने क्वेश्चन ही ऐसे करना है, फिर देखना आपका कैसे होता है। आप बहुत चाहे आप ऐसे एरो बनाओगे ना तो भी बहुत टाइम लगा दोगे ऐसे करने में। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। इधर एंड पे लेफ़्ट लिख लो, इधर एंड पे राइट लिख लो, बस बहुत ईजी हो जाएगा। मैं आपको जब करके दिखाऊंगी ना फिर आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन पता लगेगी। अभी तो जस्ट मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिर एक पज़ल आई हुई थी जो कि फ्लोर बेस आई थी। 8 लोग थे, वेरिएबल में कलर दिया हुआ था। ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे लगी है बहुत बच्चों को, और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। फ्लोर बेस आप समझती हो ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, चाहे डे बेस कह लो, फ्लोर बेस कह लो। बट वो फ्लोर बेस वाली पज़ल तो बच्चे कर लेते हैं, बट जब उसमें वेरिएबल ऐड हो जाता है तब बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। अभी मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी, आपको बहुत डिटेल में करवाऊँगी लो से हाई तक कि आपको कैसे एग्ज़ाम में करने हैं, ठीक है। बट मैंने एक वीडियो बना रखी है, तब तक आप वो देख सकते हो। फिर अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्टेंस डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे शिफ्ट में। सिलोगिज्म आया था मेन, जो कि हमें फर्स्ट शिफ्ट में नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत बच्चों को दिक्कत हुई। बिकॉज सिलोगिज्म सबका फेवरेट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, बट क्या कर सकते हैं, एक ही शिफ्ट में आना था, एक ही शिफ्ट में इसके 4 क्वेश्चन आ गए। फिर इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, नंबर सीरीज़ का आया 1, मिसलेनियस से 3 आए, और जो ऑर्डर और रैंकिंग वाली पज़ल देखने को मिली उसमें ये भी बहुत अच्छी पज़ल होती है, बट उनके लिए जिनको तरीका आ जाए, और एक मीनिंगफुल वर्ड था। बस इसमें हमें ये कुछ देखने को मिला है। अब आगे हमें डाटा सफिशिएंसी से इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे, और लॉजिकल रीजनिंग के हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाली शिफ्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी ईजी साइड पे थी। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट जो बच्चे जो सेकंड में बैठे होंगे ऑब्वियसली उनको सेकंड भी टफ लग रही होगी, बट अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का कंपैरिजन करूं देन सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग का ये रीजनिंग थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी। आपने देखा भी सारे क्वेश्चंस पे कैसे लिखा हुआ था। बट अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट की जो रीजनिंग थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी, ठीक है। अभी ये तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो दोबारा से प्रैक्टिस में लग सकते हैं। अभी जो हमारा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या कि हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर IBPS SO। SO के लिए आपको रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करनी है, मोटा मोटा तो मैंने पीछे बताया कि हर टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। बट अभी आप ये देखो कि SO के लिए आपको जो नॉर्मल हमारे बैंक एग्ज़ाम होते हैं, SBI के दोनों एग्ज़ाम, RRB के दोनों, IBPS के दोनों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों के तीनों एग्ज़ाम्स के प्री की तो प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपने जिस लेवल को टच करना है वो है क्लर्क मेंस का रीजनिंग का। ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मेरा तो अकेला SO का ही है एग्ज़ाम, मैं तो SO के रिलेटेड ही पढ़ूंगा, बट ऐसा नहीं होता। आपने इसका प्री भी करना है कवर, आपने क्लर्क मेंस भी करना है, बिकॉज इन चीज़ों में हमें बहुत वैरायटी मिल जाती है क्वेश्चंस की। सिलेबस तो सेम है ना, तो आप ये सोच के क्यों करते हो मैं तो SO के लिए पढ़ रहा हूँ। आप ये सोचने के लिए करो ना, चलो मैं इस टॉपिक को लगा के देखता हूँ कि मेरा टॉपिक क्लियर है या नहीं। जब आपके मन में ये चीज़ आने लगी ना कि मैं खुद को जज करता हूँ कि मेरे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, इस वाली वीडियोस इन वाली वीडियोस को देखकर फिर देखना आपके एग्ज़ाम कैसे क्लियर होते हैं, ठीक है। आप ये सोचते हो नहीं मेरा तो ये पेपर है मैं तो बस यही करूँगा। अरे कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हो, सिलेबस तो सेम ही है। सिलोगिज्म से आपसे वो वही तो यहाँ पर पूछता है ना जो यहाँ पर पूछता है, कुछ अलग थोड़ी होता है। क्लर्क मेंस में क्या होता है, क्लर्क मेंस में हमें वो सारा कुछ दिया होता है जो IBPS SO में आता है रीजनिंग का, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल में हमें सारे वेरिएबल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे इनके मॉक हो या चाहे इनकी जो भी क्लासेस हो, क्योंकि उसमें आते ही वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है। जो लेवल आपका SO में रहता है ना रीजनिंग का, वो लेवल क्लर्क मेंस में रहता है। तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए करनी है रीजनिंग की, उस लेवल तक आपने अपनी प्रैक्टिस को लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपकी
कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। पजल सीरीज